जय हिंद मित्रों, मैं डॉक्टर सुशील पटेल जेएन कॉलेज मधुबनी में ज्योग्राफी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। आज हम आप लोगों को अवसादी शैल के विभिन्न प्रकारों के जो वर्णन है, जो अवसादी शैल है उसके बारे में यानी सीडिमेंट्री रॉक्स के बारे में बताने जा रहे हैं। देखिए, सीडिमेंट्री रॉक्स को सबसे पहले तो समझिए कि सीडिमेंट्री रॉक्स यानी अवसादी चट्टान की उत्पत्ति कैसे होती है। तो देखते हैं कि इस पृथ्वी पर जो प्राथमिक चट्टान है आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान के यानी कि क्षरण से जो निक्षेप होती है उससे अवसादी चट्टान की निर्माण होती है। यानी यह प्राथमिक चट्टान जो आग्नेय चट्टान है यानी उसको तो पहले देखिए कि क्या है इसका कुछ डिफिनेशन। जैसे अपक्षय एवं अपर्दन। अपक्षय तो आप जानते हैं कि जब कोई चट्टान टूट फूट कर अपने स्थान पे ही पड़ा रहता है तो उसको अपक्षय कहते हैं। जब परिवहन के माध्यम से जब वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है तो उसको अपर्दन कहते हैं। यानी जब कोई चट्टान टूट फूट कर और किसी भी यानी कि ग्लेशियर के माध्यम से हो, नदी के माध्यम से हो या वायु के द्वारा किसी भी क्रिया के द्वारा अगर अपना स्थान परिवर्तन कर लेता है तो उसको अपर्दन कहते हैं। और यही जो है अपक्षय एवं अपर्दन के विभिन्न साधनों के द्वारा मौलिक चट्टान यानी प्राथमिक चट्टान जो पृथ्वी के ओरिजिन के समय जो चट्टान थी वह आग्नेय चट्टान थी यानी इग्नियस रॉक्स, उसके विघटन, वियोजन एवं टूटने से परिवहन तथा किसी स्थान पर जमाव के परिणाम स्वरूप जिस चट्टान की उत्पत्ति होती है उस चट्टान को अवसादी चट्टान कहा जाता है यानी सीडिमेंट्री रॉक्स कहा जाता है। अवसादी शैल के अंतर जो होता है परत जो देखते हैं वह परत जो होता है दृष्टिगोचर यानी एक परत के बाद दूसरा परत, दूसरा के बाद तीसरा परत, यानी जो उसकी परत की निर्माण होती है उसको आप देख सकते हैं। उसके परत के बीच में जैसे कि देखते हैं वायु का, जल और हिम के निरंतर आघातों से, यानी जब भी कोई देखिएगा यह जो होती है तो वायु के द्वारा, जल के द्वारा या हिम के द्वारा जब उस पे किसी भी चट्टान पे आघात यानी प्रहार करता है तो उससे शैल में निरंतर जो होती है अपक्षय या अपर्दन होते रहता है। और इसी प्रकार से अपक्षय से उपलब्ध जो कंकर पत्थर यानी छोटे छोटे कंकर पत्थर के जो टुकड़े होते हैं वह टुकड़ा जब कहीं एकत्रित होकर चट्टान का रूप में परिवर्तित होता है तो उसे अवसादी चट्टान कहा जाता है। जैसे देखिए, जैसे अपक्षरण के बाद जैसे होती है कंकर, पत्थर, रेत, मिट्टी इत्यादि। जैसे आप नदी के किनारे जाइएगा तो वहाँ बारीक से बारीक कण और एक बड़ा से बड़ा कण भी मिलती है। जब अगर मानवीय हस्तक्षेप से जैसे आज हम लोग घर बनाने के लिए जिस बालू का निर्माण निकालते हैं, प्रयोग होती है जो नदी से निकालते हैं, अगर उस बालू को हम निकालना बंद कर दे तो वह एक समय के बाद वह संगठित होकर क्या होगा, एक चट्टान के रूप में परिणत होगा। और जो चट्टान के रूप में परिणत होगा उसको अवसादी चट्टान कहते हैं। इसी प्रकार देखते हैं जो बारीक कण जिसमें क्वार्टजाइट की मात्रा होती है, जैसे आप बहुत दूर पटना के पास चले जाइए जो नदी में जो देखते हैं कि रेत जैसी जो बालू दिखती है जिसको रोड वूड पे चाहे घर में भरने का काम किया जाता है, उसका भी निक्षेप जब होगी और वह एक लंबा फेज के बाद जब वह कठोर रूप में परिणत होगा तो वह एक अवसादी चट्टान के रूप में परिणत हो जाती है। तो यह देखते हैं कि यह सब इत्यादि जो है कि जल की धाराओं द्वारा हो। उसी प्रकार मरुस्थलीय क्षेत्र में देखते हैं जब वायु
एक जगह से दूसरे जगह उड़ाकर, जो तोड़कर और उड़ाकर जब लेके जाती है और दूसरे जगह पे उसे निक्षेप कर देती है, वहाँ पे जो चट्टान का निर्माण होता है उसको अपसादी चट्टान कहते हैं। इसी प्रकार ग्लेशियर वाली क्षेत्र में देखते हैं तो जब वह अपने साथ जो ग्लेशियर यानी हिमनद जब कंकड़ पत्थर को लेकर आती है और जहाँ हिमनद खत्म होती है वहाँ पे छोटा छोटा कण बहुत सारे, जिसको देखते हैं कि वह जब निक्षेप हो जाता है तो वहाँ भी आपको जो मिलेगी वह सेडिमेंट्री रॉक्स ही होगी। चाहे पर्वतीय क्षेत्र के पाद यानी कि जो देखते हैं पर्वतीय क्षेत्र का जो निचला भाग होता है, जब ऊपर से बड़ा बड़ा कंकड़ पत्थर टूट कर आती है और जब कंकड़ पत्थर टूट के ऊपर से आती है तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वह तीव्र गति से नीचे वाली सरफेस पे आती है। लेकिन निचला सरफेस जो होता है कि लगभग प्लेन होने के कारण उसमें उसकी गति में ह्रास हो जाती है, जिसके कारण उसका निक्षेप वहाँ पे हो जाता है। तो वहाँ पे भी जो चट्टानें मिलती है वह सेडिमेंट्री रॉक्स यानी अपसादी चट्टान की ही होती है। इसी प्रकार देखते हैं सागर में है, नदी में है, सागरीय क्षेत्र में जैसे देखते हैं कि क्या है कि बहुत सारे जीव जंतु फॉसिल्स नदी अपने साथ अपशिष्ट पदार्थों को लेके जाती है और सागर में निक्षेप कर देती है। और जब वह सागर में निक्षेप होती है तो वहाँ भी एक चट्टान का निर्माण होता है, जिस चट्टान को अपसादी चट्टान कहते हैं। अब देखिए कि यहाँ क्या है, जैसे अपसादी चट्टान तो देख रहे हैं कि यह जो होता है कि कहा जाता है क्या है कि जल धाराओं वायु एवं हिमनद द्वारा परिवाहित यानी दोनों में जो परिवाहित यानी एक जगह से उसकी स्थान में परिवर्तन हो गया, यानी कि मूल कण जहाँ की है वहाँ से उसकी स्थान में परिवर्तन हो गई। पहले वह जिस रूप में था उस रूप में परिवर्तन हो गया, यानी पहले वह बड़ा सा आकार में था, अब वहाँ टूट फूट कर वह छोटे छोटे कण के रूप में कहीं संग्रहित हो गए, निक्षेप हुआ और फिर वह सभी कण एक साथ जुड़कर जब एक चट्टान का रूप लेता है तो उसको अपसादी चट्टान कहते हैं। यह सब देखिए। अब देखिए अपसादी चट्टानों का जो अपसादी शैल है उसके प्रकार के बारे में। तो कहा जाता है कि अपसादी शैल के निर्माण जो होता है 3 प्रकार से होती है, यानी सेडिमेंट्री रॉक्स का जो ओरिजिन है वह 3 टाइप्स है। तो प्रथम में देखिए क्या है, प्रथम में यह है कि शैलों का निर्माण विभिन्न खनिज यानी जो देखते हैं अलग अलग प्रकार की जो खनिज पदार्थ होती है उसके शिलाखंडों को यानी भौतिक कारणों से टूट फूट कर कहीं इकट्ठा होने से जो चट्टान की निर्माण होती है वह प्रथम क्रम में जैसे देखते हैं कोई चट्टान है और उसमें जो खनिज पदार्थ है तो जब वह तापमान बढ़ेगी और घटेगी तो उसमें क्रैक होगा। अगर वह चट्टान जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र में देखते हैं तो मरुस्थलीय क्षेत्र में देखते हैं कि दिन में तापमान अधिक होती है और रात्रि के समय में जो है तापमान तेजी से ह्रास हो जाती है। तो दिन में तापमान अधिक होगी तो वह चट्टान फैलेगी तो उसमें एक दरार उत्पन्न होगी। रात्रि के समय वह चट्टान सिकुड़ेगी। अब क्या होगा कि रात्रि के समय में जो ओस का बूंद जो गिरती है वह छिद्र में जाके जमा हो जाएगी और 12-1 बजे के बाद तापमान देखिएगा मरुस्थलीय क्षेत्र का गिरकर 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे हो जाती है, जिसके कारण वह ओस का बूंद जो है कि क्या चीज में होगा, बर्फ में यानी आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसी वह आइस में होगा यानी बर्फ में तो उसकी वॉल्यूम में वृद्धि होगी तो वह चट्टान को फैलाएगी
और सुबह सुबह क्या होगा कि सूर्य की प्रकाश से वह जो होगा कि बर्फ पिघल जाएगी और वह पानी वाष्पीकृत होके ऊपर मतलब वाष्प में कन्वर्ट हो जाएगी और वह क्षेत्र खाली हो जाएगी। इस प्रकार फैलने और सिकुड़ने से जब चट्टान का विखंडन होगी और वह चट्टान विखंडित होकर जब वह कहीं एक जगह जब उसका फिर किसी भी माध्यम से परिवहन होगी, प्रवाहित करके उसको कहीं पे निक्षेप कर देगी, तो यह क्रिया जो होगी वह भौतिक कारणों से टूट फूट हो रही है। तो इस क्रिया के द्वारा जो रेत जो होती है तो वह आघात और विदन रेत एवं मिट्टी जो होती है वह नदियों या वायु के झोंके द्वारा, यह जो देखते हैं नदी और वायु के झोंके द्वारा जो है इसको क्या करेगा कि इसको प्रवाहित होकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जमा कर देती है और यह पहली क्रम की शिलाओं को जन्म देती है। ऐसी शिलाओं को यानी जो देख रहे हैं भौतिक क्रिया के द्वारा जो अपर्दित होती है, तो उससे जो चट्टान का निर्माण होती है अपसादित चट्टान, उसको कहा जाता है एपीक्लास्टिक सेल। एपीक्लास्टिक सेल कहा जाता है जो भौतिक क्रिया के द्वारा जो है कि विघटन हुआ था, उसके बाद वह जो नदी या वायु उसे प्रवाहित करके यानी उसको परिवहन करके एक जगह से दूसरे जगह निक्षेप कर दिया और वह चट्टान जो निर्माण होगा वह एपीक्लास्टिक सेल कहलाती है, जिसमें क्या होता है कि उस चट्टान में से बालुआ पत्थर यानी सैंड स्टोन सेल जैसी शिला अपसादित चट्टानें पाई जाती है। जैसे आप सैंड स्टोन देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं भारत का जो पुराना धरोहर जिस प्रकार से देखते हैं कि आप लाल किला है, कुतुब मीनार है, साउथ इंडिया का जितने भी टेम्पल्स जो देखते हैं, तो यह सभी जो है कि क्या है कि बालुआ पत्थर से बना हुआ स्मारक है जिसका लाइफ जो होता है लंबा समय होती है। आप जो वैशाली में जो देखते हैं अशोका स्तंभ है यानी मौर्य का, यह जो देखते हैं आज से लगभग 2500 वर्ष पहले उसे बनाया गया था अशोक के द्वारा, जिसको अशोका स्तंभ कहते हैं। वह भी आपको बालुआ पत्थर से ही निर्मित है। तो यह देखें कि यह क्या है कि बालुआ पत्थर जो क्या होगा कि कहीं भी निक्षेप के द्वारा, जैसे कि आप देखिए कि अगर आप गए हैं राजगीर में, गया में, तो राजगीर वाली जो चट्टानें हैं वह बालुआ पत्थर सीडिमेंटी रॉक्स है। अब एक लंबा समय हो जाने के बाद अब उसका रूप में परिवर्तन होकर वह मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो रहा है, जो कि बालुआ पत्थर जब अपना रूप परिवर्तन करती है तो वह क्वार्टजाइट में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से प्राचीन चट्टानें जो देख रहे हैं जो खनिज पदार्थ के दृष्टिकोण से धनी है, जो बालुआ पत्थर। अब देखिए कि दूसरे प्रकार की जो सेल है, तो दूसरे प्रकार की सेल में यह कहता है कि सेल जब जल में घुले पदार्थों का रासायनिक निष्पादन यानी रासायनिक क्रियाकलाप द्वारा जो निर्मित होती है, उससे निष्पादन से दो प्रकार का होता है, या तो जल में घुले पदार्थों के पारस्परिक प्रतिक्रिया से या जल में जो होती है वाष्पीकरण से। तो जैसे देखिए जब कोई चट्टान जो घुलनशील पदार्थ जो खनिज पदार्थ होता है, तो जहाँ पे बारिश अधिक होती है तो वहाँ क्या होगा कि जैसी उस चट्टान के ऊपर वर्षा का बूंद पड़ेगी तो वह चट्टान को घोलेगी, घोल कर वह लेके जाएगी और वह कहीं पे निक्षेप कर देगी। दूसरा देखते हैं कि कहीं घुला हुआ चट्टान है और किसी कारणवश वह पानी का वाष्पीकरण हो जाती है, जो वाष्पीकरण के बाद उसमें जो खनिज पदार्थ है वह बच जाती है, तो बच जाती है और उस खनिज पदार्थ का जो निक्षेप हो जाता है
तो वह भी सीडिमेंट्री रॉक्स ही कहलाती है। जैसे आप लाइम स्टोन, या आप जो देखते हैं कि इस प्रकार में, जैसे आप देखिए कि नमक का साल्ट रॉक्स पाकिस्तान में मिलेगा, समुद्र के किनारे वाली जो क्षेत्र है, राजस्थान वाला क्षेत्र है, तो वहां पे देखिए कि साल्ट रॉक्स पाई जाती है। इसी प्रकार देखते हैं वहां रासायनिक जो, और दूसरा क्या है कि कार्बोनेट, चूना का पत्थर, यानी कि जो लाइम स्टोन, यानी जब चूना घुला, चूना तो देखते हैं खनिज पदार्थ है, जब जल में घुल जाती है और उस पानी का वाष्प हो जाएगी तो पानी से वाष्प बन के खत्म हो गई, और चूना का जब निक्षेप हो जाता है तो वहां देखिए कि लाइम स्टोन का भी है, डोलोमाइट का है, फास्फेट है, और विभिन्न प्रकार की लवण जो देखते हैं कि जहां लवणीय पानी है उस क्षेत्र का अगर वाष्पीकरण हो जाता है तो वहां साल्ट रॉक्स का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से यह सभी जो है कि आपका सीडिमेंट्री रॉक्स यानी अपसादी चट्टान का है, जो देखे कि क्या है, जल में घुलन क्रिया के द्वारा होती है। जैसे आप देखिए कि जो आप देख रहे हैं लाइम स्टोन, तो जो कोई भी जीव है उस जीव का जैसे खोल जो देखते हैं, जैसे केकड़ा का है, सीप है, जिसको हम लोग शंख के तौर पे यूज करते हैं, उसमें जो होता है कि चूना प्रधान होता है, उसमें चूना की मात्रा उसके खोल में होती है। जब उसका मृत्यु हो जाता है, खत्म हो जाती है, तो उसका खोल का जब विभंजन यानी टूट फूट और जो पानी में गल के और उसके बाद फिर वह जब एक चट्टान का रूप लेती है तो वह क्या होता है, लाइम स्टोन के रूप में। तो आप यह समझ गए कि चूना जो देख रहे हैं, बहुत सारे लोग को देखिएगा खैनी में जो चूना लगा के खाता है और लोग कहता है कि तो खैनी का चूना, लेकिन वह चूना क्या है, मृत जीव का अवशिष्ट है। और कोई आदमी जो है कि जीव के खोल से कहता है कि हम छुआ गए, जैसे बॉन्स जो देखते हैं इस उससे, लेकिन उसी का जब रूप परिवर्तन होकर जब देखते हैं कि वह लाइम स्टोन में, तो लोग अच्छे से घर में उसका पोताई कर देते हैं लाइम स्टोन से। जो हम लोग चूना से पोतते हैं वह लाइम स्टोन का ही होता है। उस समय हमारा घर नहीं छुआता है। तो यह देखते हैं किस प्रकार से मानसिक रूप से हम जो हैं कि परिपक्व न होने के कारण ऐसी स्थिति बनती है। दूसरे तरफ देखिए कि बहुत सारी जो चूना के बहुत बर्तन उर्तन, बहुत सारी भी चीज जो देखते हैं कि जो है, या उसी प्रकार से जो देखते हैं इसका रूप परिवर्तन होता है तो फिर अलग अलग में आती है। जो लाइम स्टोन का रूप परिवर्तन होता है तो मार्बल में होती है। तो पहले तो आपको लेकिन सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में जानना है तो आप लाइम स्टोन को ही समझिए, यानी चूना पत्थर। तो यह समझ में आ गई कि विभिन्न प्रकार की जीव, समुद्री जीव है, जैसे हम लोग भी अगर मर जाएंगे और इस शरीर के ऊपर जो देख रहे हैं कोमल जो त्वचा है, इसका जब विघटन हो जाएगी तो बचेगी हड्डी जो बोन्स, और वह बोन्स जो है कि वह लाइम स्टोन का है, चूना का है। और जब उसका जब विघटन होगी तो उससे जो चट्टान बनेगी वह लाइम स्टोन का बनेगा, यानी सेडिमेंट आपको चूना पत्थर का। तो देखें तीसरी प्रकार की जो चट्टान जो निर्माण होती है वह है समुद्र में बहुत सारी जो, जैसे जीव जब मृत हो जाती है, जीवों जैसे सैलों के विकास में जीवों का हाथ है, बहुत सारे जीव है, जब मृत्यु के उपरांत, जैसे देखते हैं परवाल जिसको मूंगा कहते हैं, चूना प्रधान जीव होता है। जहां देखते हैं कि छिछला सागर होता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का छिछला सागरीय क्षेत्र में मूंगा पाया जाता है, यानी प्रवाल। जब प्रवाल की मृत्यु होती है तो उसकी एक भित्ति, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी, तीसरे पीढ़ी, इस प्रकार से ऊपर उठते जाती हैं। और वहाँ जो चट्टान जो जिसको प्रवाल भित्ति कहते हैं वह भी एक चट्टान ही है,
जिसको कहा जाता है सीडिमेंटी रॉक। भारत में कुछ लोग जो है सीडिमेंट्री रॉक्स वाली यानी यह मूंगा प्रधान चट्टान को ही राम सेतु के तौर पे पहचान करते हैं, जो एक भ्रामक है। जो आप देखिएगा कन्याकुमारी से श्रीलंका के बीच की जो उथली सागर है और वह उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है और वहाँ पे जो होता है सैलिनिटी भी अधिक है, तो वहाँ जो चट्टानें पाई जाती है वह मूंगा निर्मित यानी प्रवाल भित्ति है, जिसको दिग्भ्रमित लोग उसको राम सेतु का रूप यानी कि कहता है एडम ब्रिज के तौर पे उसकी पहचान करती है। जबकि साइंटिफिक तरीका से जब उसकी जो होता है मूल्यांकन उसकी जब विश्लेषण होती है तो वह एक मूंगा यानी परवाल निर्मित चट्टान है। उसी प्रकार देखते हैं शैवाल, खोलधारी जलचर, बहुत सारी जो होता है केकड़ा उकड़ा ये सब खोल वाली जो होती है, तो यह सभी जो कठोर अवशिष्ट एकमात्र होता है। इससे जो चट्टान की निर्माण यानी उसकी मृत्यु के उपरांत जब उसकी खोल से जो चट्टान की निर्माण होती है तो उस चट्टान को अवसादी चट्टान कहा जाता है। इसके अपेक्षा भी देखते हैं कि मृत वनस्पति के से जो है संचयन से जो चट्टान की निर्माण होती है, जैसे देखते हैं कार्बोनिफेरस पीरियड में कहा जाता है कि इस धरातल के ऊपर बड़ी बड़ी वृक्ष थी। उष्ण सदाबहार क्षेत्र में भू हलचल के कारण वह वृक्ष जो है दब गई नीचे धरातल के नीचे, और वही जो है करोड़ों वर्ष बाद कोयला के रूप में परिवर्तित हो गई। तो कोयला भी एक प्रकार की चट्टान ही है। यह कौन सी चट्टान है? तो अवसादी चट्टान है। तो यह देखे यानी जो यह भी कोयला की निर्माण होती है तो किससे? तो मृत वनस्पति से होती है। और यह जो होता है थर्ड स्टेप देखें। अब इस प्रकार से देखते हैं रासायनिक शिलाओं के निर्माण में जीवाणु के सहयोग से जो देखते हैं कि जीवाणु के उत्प्रेरण से जो है जल में घुलकर पदार्थों का निष्पादन तीव्र हो जाती है। जब भी कोई चीज देखते हैं कि जब घुलनशील होती है और जब उसमें कोई जीवाणु का, तो उसमें क्या होता है, उसका जो होता है कि घुलनशील तीव्र गति से होती है। अब देखिए कि कुछ अपसादी सेल को आपके सामने बता रहे हैं, तो देख रहे हैं यह सब सेल जैसे आप लोग कभी नहीं भी देखेंगे, तो अगर देखे तो जरूर है लेकिन आपको समझ में नहीं। तो देखिए कि जैसे आपके यहां अगर रोड बनने के लिए जो चट्टानें आती है, जो देखते हैं ना कि कंकर पत्थर लेके आता है रोड के सामने, जो देखते हैं कि थोड़ा सा लालिमा लेके रहता है और यह सब जो दिखते हैं, तो वह चट्टान जो है वह सीडिमेंटी रॉक्स है, अवसादी चट्टान है। अथवा आप घर बनाने के लिए जो गिट्टी का जो प्रयोग करते हैं वह भी अवसादी चट्टान ही है। इसी के साथ देखते हैं कोयला अवसादी चट्टान ही है। इस प्रकार आप पहाड़ी क्षेत्र में जाइएगा तो अलग अलग रंग रूप में बहुत अलग अलग प्रकार की जो आपको चट्टानें दिखेगी। तो यहाँ जो स्लाइड पे जो आपको दिख रहा है यह 9 चट्टान सब के सब जो है आपको सीडिमेंटी रॉक्स ही है। सबकी निर्माण अलग अलग क्रिया के द्वारा हुई है। कोई बहुत कठोर है, कोई उसके अपेक्षा कम कठोर है, लेकिन यह सारी चट्टानें जो है कि आपको सीडिमेंटी रॉक्स का ही है। अगर आप राजगीर जाइएगा तो इसमें से बहुत सारी चट्टानें आपको देखने के लिए मिलेगी। आप हिमालय रीजन में जाइएगा तो बहुत सारी चट्टानें आपको देखने के लिए मिलेगी। तो यह आप जो देखें, अब देखिए
उसका इतिहास। तो अवसादी शैलों के इतिहास जो है अवयव उद्गम स्थल कहता है, उसका परिवहन, संचयन एवं स्तरीय वजन महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे अवसादी शैल में देखते हैं खनिज संरचना जो होती है, वह शैल की संरचना जो स्ट्रक्चर होती है उस पर निर्भर करती है कि उसमें जो है खनिजों की मात्रा कितना, जिसके अपक्षय से यह निर्मित हुआ है। यानी किस चट्टान के अपक्षय से कौन सी सीडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण हुआ है उस पे वह निर्भर करता है कि उसमें जो है कि जो पाई जाएगी जो खनिज वह किस प्रकार की होगी। जैसे लोहा को भी देखते हैं, वह भी आपको सीडिमेंट्री रॉक्स में, क्वार्टजाइट को जो देखते हैं सीडिमेंट्री रॉक्स में ही। तो इस प्रकार से जो देखते हैं तो वह निर्भर करता है कि किस चट्टान का अपक्षय हुआ है और उससे वह चट्टान का निर्माण हुआ है। जैसे झारखंड में देखिएगा, झारखंड में जो कोयला उत्पादन जिस क्षेत्र से होती है उस क्षेत्र में जो है कि गहराई में जाने पे बालुआ पत्थर मिलता है, और बालुआ पत्थर जो देखते हैं वह क्या है कि झारखंड का जो कोयला वाली जो लेयर है, यानी दामोदर घाटी में देखिए जो ऊपरी लेयर पे जैसे आप देखते हैं कोयला, उसके नीचे आपको मिलती है बालुआ पत्थर, सैंड स्टोन। और वह सैंड स्टोन की जो ओरिजिन हुई है, यानी कोयला जो देख रहे हैं वह क्या है, एक सूचक है कि जिस फेज में वह जो मतलब कोयला जो है कि हरा भरा जो वनस्पति का क्षेत्र और विशाल जो वनस्पति यानी फॉरेस्ट रीजन था उसका वह सूचक है। उसके नीचे बालुआ पत्थर का पाया जाना यह इंडिकेट करता है कि वह क्षेत्र कभी समुद्री क्षेत्र में हुआ करता था, क्योंकि लाइम स्टोन जो देख सब बालुआ पत्थर जो देख रहे हैं, सैंड स्टोन अधिकतर जो है कि समुद्री क्षेत्र यानी जलीय क्षेत्र में जो देख रहे हैं। तो यह पुरातन ग्रेनाइट और नाइस, उसमें क्या है कि जो बालुआ पत्थर देखते हैं उसमें क्या है कि पुरातन यानी पुरानी जो सबसे जो है ग्रेनाइट और नाइस चट्टाने जो है वह उसमें पाई जाती है। अब देखिए इस जिनकी संरचना भिन्न भिन्न आवश्यक घटक है। अब जैसे क्वार्टज एवं फेल्ड्स्पार जो देखते हैं, तो बालुआ पत्थर में भी इन दो खनिजों की प्रचुरता होती है। यानी बालुआ पत्थर जो है यानी सैंड स्टोन है, उसमें क्वार्टजाइट और फेल्ड्स्पार का प्रचुरता होती है। और इन दोनों यहाँ जो देखते हैं कि क्या है, शैल अवसादी शैलों में खनिज संरचना में पूर्णतः उद्देश्य होता है। अब यहाँ देखिए क्या है कि इसका जो होता है वस्तुतः ऋतु क्षरण एवं परिवहन की अवधि में वे ही खनिज बच पाते हैं। यानी जो हुआ है कि उसका जो क्षरण हुआ था, तो ऋतु क्षरण यानी बेदरिंग जो अपक्षय के कारण एवं परिवहन के बाद टूटने फूटने के बाद परिवहन, तो जो बच गई थी अपशिष्ट वह जो है क्वार्टजाइट और फेल्ड्स्पार का है, जिनकी संरचना और क्लेवर कठोर होता है। यानी यह जो देखते हैं वह क्या होता है, बलुआ पत्थर कठोर होता है। तब तो देख रहे हैं कि हजारों वर्ष पहले जो बहुत सारी किलाएं भारत में जो बनी वह आज भी जो है देखिए कि कार्य, जिस प्रकार से आप देखिए कुतुब मीनार हो, चाहे 700 वर्ष पहले जैसे देखते हैं कि जितने शिवाजी का किला है, ये सभी शिवाजी का भी किला जो अधिकतर जो है वह आपको बालुआ पत्थर से ही, अकबर के समय की बहुत सारी जो मकबरा है वह बालुआ पत्थर का ही है। दिल्ली का लाल किला है, आपको जो देख रहे हैं कि वहाँ जो पार्लियामेंट भवन है, सबके राष्ट्रपति भवन है, तो सब के सब जो है कि यह लाल बालुआ पत्थर से निर्मित है। तो यह देखते हैं कि यह कठोर होता है।
जहां देखते हैं कि अधिक वर्षा होती है, यानी और गर्मी भी अधिक होती है, यानी उष्ण सदाबहार, यानी जहां खूब बारिश और खूब गर्मी हो, तो वैसे प्रदेश में रासायनिक क्रिया की उग्रता बहुत कम होती है। यानी जहां वर्षा अधिक होती है और गर्मी अधिक होती है, तो वहां पे जो होता है कि जलीय क्रिया अधिक होती है, रासायनिक जो होती है, रासायनिक अभिक्रिया बहुत कम, रासायनिक अभिक्रिया खास करके जो पाई जाती है वह आप देखिए शीतोष्ण प्रदेश में मिलेगी। उग्रता के कारण कम खनिज की अपरिवित रह जाते हैं। और यहां देख रहे हैं, अब देखिए परिवहन की अवधि में कणों का यांत्रिकरण, यानी उसका निर्भर करता है कि वह परिवहन की अवधि जो है अगर लंबा होगी, बहुत दूर तक वह परिवहित करके ले जाएगी, तो वह कण छोटा छोटा कण होगी। अगर उसकी परिवहन की डिस्टेंस जो होगा कम होगा, तो उस चट्टान में जो कण जो होगा वह बड़ा बड़ा होगा। देखिए, और जो दूर तक ले जाएगी तो वह छोटा होगा और गोलाकार हो जाएगा, यानी घर्षण के कारण देखिएगा कि वह जब एक जगह से दूसरी जगह जाते रहेगा तो घर्षण गोल होते। जैसे आप कभी अगर नदी में नहाने गए होंगे तो देखिएगा कि आपके पैर का जो खुला हुआ वाला पार्ट है, जो कपड़ा से ढका हुआ नहीं है, तो उसमें देखिएगा छोटा छोटा कण जो है कि आपके पैर पे जैसे लगेगा कोई मार के जा रहा है, तो वह बारीक कण होती है, बहुत दूर तक लेके चली जाती है। उसी कण का देखते हैं एक बालू जो हम लोग घर बनाते हैं, लेकिन वही ऊपर वाले में उससे बड़ा बड़ा कण होती है। तो यह जो होती है कि उस पर निर्भर करता है। अगर उस बालू का कण को भी अगर आप देखिएगा तो बहुत छोटा छोटा और गोला टाइप का दिखेगा। तो क्लियर। अब कणों की गोलाई के अवसादों की यात्रा की लंबाई का अच्छा से पता है, यानी जो वह कण जो देख रहे हैं उसमें सेडिमेंट्री रॉक्स में जो पाई जा रही है, तो वह कण ही उसकी लंबाई, यानी वह कितना दूरी तय करके आई है, इसका जो है कि साइंटिफिक आकलन किया जा सकता है। अब देखिए क्या है कि इसका जो है इस पृथक्करण के कारण आधार कणों का परिणाम का घनत्व रहता है, जिसे देखते हैं बड़े बड़े कण उनसे अलग होता है। यह सब देख रहे हैं। और यह चट्टान जो निर्माण होती है, तो वह जो होता है कि उस काल में, जिस काल में उस चट्टान की निर्माण हो रही है, तो वह एक प्रकार का सूचक है, क्योंकि वहां जो जलवायु की स्थिति थी वह उसको संजोहित करके रखी हुई होती है चट्टान में। वह इंडिकेट करता है कि वह चट्टान ग्लेशियर रीजन वाला है, मरुस्थलीय क्षेत्र वाला है, या उष्ण आर्द्र क्षेत्र है। ये सभी जो उसकी कण के आधार पे। अब देखिए, जब इसको कहा गया घर्षण वायु का, जब भी देखते हैं तो यह बताया गया है जो साइंटिफिक जो ज्योमॉर्फिक आधार पे, ज्योमॉर्फोलॉजी के आधार कि वायु के द्वारा जो अपरदित होकर जिस चट्टान का, तो वायु का प्रथम स्थान, जल के द्वारा जो होती है वह द्वितीय, और हिम के द्वारा तृतीय होती है। यानी जब घर्षण करके जो तोड़ फोड़ के लेके आती है, तो वायु अगर उड़ा के लाती है तो उसको जो प्रथम स्थान जल के द्वारा जो होती है उसको द्वितीयक है, और हिम के द्वारा जो होती है वह तृतीयक होती है। जैसे देखिए, जब वह तो क्या होता है कि जल, तो जल जब अपने साथ अवसाद लेकर आती है, आगे बढ़ती है, तो निचली भूमि जो होती है, जैसे झील है, सागर है, जो निचले वहां पे निक्षेप कर देती है, दलदल का निर्माण, दलदली क्षेत्र, और वह बाढ़ग्रस्त मैदान जो होता है वहां पे वह संचय, यानी जो लो लैंड होता है वहां पे उसकी निक्षेप होती है। और वहां चाहे उष्ण एवं उथले सागरों में भी रासायनिक निष्पादन की अपेक्षा तीव्र होता है। देखते हैं बंद खाड़ी जहां होती है, अगर बंद खाड़ी है तो उसमें क्या होगा कि वाष्पीकरण अधिक होगी, और वाष्पीकरण अधिक होगी
तो बंद खाड़ी की जल जो होता है कि लवणीय होता है, लवणता की मात्रा अधिक होती है। जब उसमें वाष्पीकरण अधिक हो जाएगी तो लवण जो होता है यानी कि खनिज पदार्थ वहीं नीचे निक्षेप हो जाएगी, तो वह चट्टान जो होगा कि लवणीय चट्टान का निर्माण होगा, जो कि इंडिकेट करता है कि समुद्री क्षेत्र में जो है कि लवणीय जल जो था वहां पे इसकी निर्माण हुई है उस अवसादी चट्टान का। तो यह देखें, अब देखिए अवसादी शैल में जीवाश्म यानी बहुत सारी जीवाश्म पाई जाती है, तो उसी जीवाश्म के बारे में अवसादी शैल में प्रायः जीवों के अवशेष रहते हैं, और वह जीव जो होता है कि उस समय के वातावरण को इंडिकेट करता है, इंडिकेटर के तौर पे वह उस चट्टान में समाहित होता है। अगर उस चट्टान का जब साइंटिफिक आकलन होती है तो जिस समय में उस चट्टान का निर्माण हुआ है और उस चट्टान में जो जीवों का अवशिष्ट पाई गई है, तो उस जीवों के अवशिष्ट से यह पता चलता है कि वह जीव कैसी थी, स्थल पे रहने वाली थी या सागर में रहने वाली थी, उसका आकृति कैसा था, तो यह सभी चट्टान में समाहित रहती है। दूसरा, शैल की आयु की भी आकलन उस फॉसिल्स के आधार पर की जाती है। जैसे देखते हैं कि केकरे का पुरातन यानी पुरानी जो प्रारंभिक केकरे के प्रथम उस फेज की जो उसके पूर्वज थे, तो उसका वर्तमान जो केकरा देखते हैं और उस समय की केकरा में अंतर है। शीर्षपाद यानी से कुछ सीप है जो देखते हैं कि जैसे कि समुद्र में जाते हैं बहुत सारे, जैसे देखते हैं ना कि कंकर पत्थर जो बहुत सारी जीव होती है जो मर जाने के बाद उसका फॉसिल जिसको हम लोग सजावट के तौर पे यूज करते हैं उसके खोल को, तो यह सब जो प्राचीन जो था तो वह उस सब सामुद्रिक वातावरण का घोतक होता है। इसी प्रकार घोंघे, पात, छिद्रन, यह घोंघा और यह सब जो देखते हैं वह मीठा पानी वाली जो क्या है कि जो झील वाली जो एरिया होती है, जो असमुद्रिक क्षेत्र, जैसे बहुत सारे आप गंगेटिक प्लेन में हैं तो वहां देखते हैं चौर उर होता है, तो वहां की जो पानी होती है वह मीठा पानी होता है। अब उसमें भी बहुत सारी जीव होती है, और जब उस जीव का जो होता है कि उस मिट्टी में यानी वहां पे जो चट्टान निक्षेप हो रही है तो उस चट्टान में उसका अवशिष्ट पाया जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं ईंट उट जो बनाते हैं तो उसमें देखते हैं बहुत सारे केक मतलब कि कण होता है बड़ा बड़ा जो बारीक जो देखते हैं, तो उसमें वो सब क्या है कि उस समय का जो वह घोंघा केकरा और ये सब जो होता है बड़ा बड़ा छोटा छोटा जो ये सब जो रहता है बहुत सारी जीव उसका खोल, तो यह सब सूचक है। अब इससे ही पता चलता है कि वह चट्टान की जो ओरिजिन हुई है, उत्पत्ति हुई है, वह समुद्र वाली है या स्थलीय है, मीठा पानी वाली है या खारा पानी वाली है। खारा पानी वाली होगी तो उसमें जीव की फॉसिल्स जो होगी अलग प्रकार की होगी, मीठा पानी वाली होगी उसमें फॉसिल्स अलग प्रकार की होगी। आज भी अगर हम लोग हैं, अगर मानव की एक बार सामूहिक विनाश हो जाए तो क्या है कि यह चट्टान के ऊपर यह मानव का एक प्रकार का एक लेयर बिछेगी, और आने वाली कोई काल होगा जिसमें जब उसका अध्ययन करेगा तो पता चलेगा कि 5 फीट 6 फीट वाले लंबाई वाला कोई 2 पैर 2 हाथ वाला भी जीव रहता था जिसका सर बड़ा था, और ये इस प्रकार से देखते हैं क्योंकि वह उस चट्टान में समाहित, अथवा मुस्लिम के द्वारा जो देखते हैं और क्रिश्चियन के द्वारा बॉडी को जो क्या किया जाता है कि दफनाया जाता है, तो वह जो है कि एक सूचक है कि देखिए कि वह कितना लंबा था, कैसा था, तो वह उस चट्टान में जो है संग्रहित हो रही है।
लेकिन हिंदुओं के द्वारा जो उसका अंतिम संस्कार जैसे देखते हैं जला दी जाती है, तो उसमें जब आप देखिएगा तो पता ही नहीं चलेगा कि वह किस रूप में था, क्योंकि वह टुकड़े टुकड़े में टूट जाती है, हड्डी उड्डी देखते हैं कुछ भी दिखाई नहीं, थोड़ा सा यह खोपड़ी जो देखते हैं इसका कुछ पार्ट बचता है, यह भी टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। तो इसका आकलन करना मुश्किल होगा, लेकिन जिसका डेड बॉडी दफनाया जाता है, अगर वह चट्टान में परिणत हो रही है, कभी उस चट्टान की अध्ययन होगी तो यह पता चलेगा कि यहां इस प्रकार की जीव रहा करता था, जैसे आज हम लोग आकलन करते हैं। अब देखते हैं कि क्या है कि जो खनिज वाली उपस्थिति में महत्वपूर्ण, जैसे देखते हैं कि जो हरे रंग की खनिज वाली जो होती है ग्लूकोनाइट, यह गहरी समुद्रीय शैल का घोतक है, यानी गहरी समुद्र में जो हरी रंग की जो शैवाल होती है उससे जो चट्टान की निर्माण होती है, तो हरी शैल वाली जो चट्टान देखें, लाल रंग के लोहे के ऑक्साइड के कण, यह मरुस्थलीय यानी शुष्क जलवायु का वातावरण का सूचक है। और लाल रंग का जो मिल रही है लोहे के ऑक्साइड वाली शैल, तो वह क्या इंडिकेट करता है कि वह मरुस्थलीय जलवायु को। हरे रंग की अगर पाई जाती है हरे रंग वाली चट्टान, तो वह जो होगा कि क्या होगा कि वह गहरी सागरीय भाग का सूचक होगा। इसी प्रकार देख रहे हैं अपसादी शैलों के अयस्क एवं निक्षेप, तो देखिए अपसादी शैल में क्या है, कोयला, एल्युमिनियम का जो अयस्क है, बॉक्साइट, लोहे का अयस्क, लेटराइट, नमक, जिप्सम, फास्फेट, मैग्नेसाइट, सीमेंट के अयस्क, यानी सीमेंट जो देख रहे हैं वह क्या है, लाइम स्टोन, यानी चूना प्रधान वाली जो चट्टान होती है उससे सीमेंट का अयस्क प्राप्त किया जाता है। चूने का पत्थर इत्यादि कई महत्वपूर्ण खनिज हैं। इसी के साथ देखते हैं जैसे बालुआ पत्थर, चूने का पत्थर, कोयला, जिप्सम, लोएस, यह लोएस जो देखते हैं वह मरुस्थलीय जलवायु में, मोरेन जो सागरीय, यह अवसादी शैल प्राय जीवों के, इस सभी में जैसे देखते हैं बालुआ पत्थर में, चूना पत्थर में, कोयला, जिप्सम, लोएस, मोरेन, ये सभी में अवसादी शैल है, उसमें जीवाश्म पाई जाती है, जीवाश्म के अवशिष्ट होता है इसमें। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने मित्रों में इसको सब्सक्राइब शेयर कीजिए और उनसे सब्सक्राइब करवाइए, जिससे मेरे ऊर्जा में वृद्धि होगी और हम और भी अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए लाएंगे। थैंक यू मित्रों।